हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि जो एफएसओ की रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, आपने देखे होंगे। आज हम स्पेशली जो प्री एग्ज़ाम होता है उसका हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो 3 स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम की, प्री और मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। तो प्री का जो डिटेल सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे आज, बाकी मेंस और इंटरव्यू के बारे में बाद में बात करेंगे। तो उससे पहले यार, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसे आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो देख लेते हैं क्या क्या रहने वाले हैं। जैसे कि जो आज का हमारा वीडियो है, मेजर जो उसमें मैं कवर करूंगा, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है इसमें कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इस वजह से इसके बारे में भी आज बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। फिर हम देखेंगे जो आपका प्री एग्ज़ाम है तो उसका पैटर्न क्या होता है, और हम देखेंगे कि जो प्री एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यार एक वीडियो आएगा जिसमें हम मेंस के सिलेबस और मेंस के जो मार्क्स वगैरह होते हैं या फिर एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे उसके बाद में इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बुक्स जो हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर ऑफलाइन आप बुक्स को परचेज करने चाहते हैं तो आपको कितने की मिलेगी, ठीक है। तो एक आइडिया लेने के लिए मैं लिंक भी दे दूंगा। तो जो आज का हमारा वीडियो है उसमें जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम के बारे में एक बेसिक आइडिया। 3 स्टेज होती हैं इस एग्ज़ाम में अगर आप एफएसओ बनना चाहते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यानी कि ये जो डीओ की पोस्ट है ये काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है। एफएसओ में भी जो एक तरीके से देख सकते हैं कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनको हेड करने के लिए उनके ऊपर जो एक अथॉरिटी होती है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है। तो इसलिए इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा स्टेजेस जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं और पोस्ट जो होती है काफ़ी हायर रैंक की होती है। तो उसके बाद में जो 3 स्टेजेस हैं उसमें जो पहली है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है जिसमें आपका टोटली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके जो पेपर्स होते हैं उसमें क्या क्या सिलेबस है वो आगे देखेंगे। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। 3 स्टेज को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एफएसओ बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जर्नी होगी फूड सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनने की, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम देख लेते हैं। उससे पहले यार मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो सिलेबस है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके पास केवल एफएसओ नहीं, आपके पास इतनी सारी पोस्टों के ऑप्शन खुल जाते हैं फ्यूचर में कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। अगर आप इस सिलेबस को ख़त्म करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहती। अगर आप सीरियसली सिलेबस भी ख़त्म करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर गिवन एज बिलो। देखिए इस टर्म से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, कमेंट्स में भी था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने अगर फूड से अपना ग्रेजुएशन किया या फिर फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस से तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर उसको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी पोस्ट निकली है वो एग्ज़ाम के थ्रू फिलअप की जाएंगी। यहाँ पर कोई भी मतलब कि प्रमोशन के थ्रू कोई भी पोस्ट को फिलअप नहीं किया जाएगा। मतलब जितनी सारी पोस्टें निकली हैं उस पर कोई भी बंदा प्रमोट होकर के नहीं जाएगा जो पहले से किसी सर्विस में हो या फिर कहीं भी हो, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो प्रमोशन से कोई भी पोस्ट फिलअप नहीं की जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। अब बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस या फिर वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपके पास इनमें ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है इनमें और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री इन मेडिसिन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जैसे नीचे लिखा हुआ है, कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन
सेम डिसिप्लिन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एफएसओ। कहने का मतलब जितनी भी फील्ड हैं, जितनी भी मतलब स्ट्रीम्स हैं, इनमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन सेम डिसिप्लिन में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, तो भी आप एफएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में कुछ लोग इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की तो सभी फील्ड है, न्यूट्रिशन हो चाहे अदर कोई फील्ड हो, तो ऐसा नहीं है। आप बार बार किसी से मत पूछिए, क्योंकि मैं भी इतनी सारी जो डिग्री है मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊँगा, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, तो गवर्नमेंट भी इतनी सारी डिग्री जो है वो मेंशन भी नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आप जो है अपनी पोस्ट को मतलब मैनुअली नहीं फिलअप कर सकते हैं, सॉरी, अपनी स्ट्रीम को या फिर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को आप मैनुअली फिलअप नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा, सेलेक्ट करना होगा लिस्ट में से। अगर वहाँ पर अगर कोई डिग्री दी गई है जो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं दी गई है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर होता तो यहाँ पे दिया होता, अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो फिर भी अगर आप एज आ वेरिफिकेशन के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए, या फिर आप जानना चाहते हैं कि मतलब बार बार किसी से पूछने से अच्छा है आप एक बार ट्राई करिए, खुद जा कर के देखिए, अगर वहाँ पर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अगर मैच करती है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वरना आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अभी भी कुछ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम मेन आते हैं अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे। तो प्रीलिम्स 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जिसको पहला जो पेपर होगा उसको GS1 बोलते हैं और दूसरा जो पेपर होगा उसको CSAT बोलते हैं। दूसरे पेपर को कभी कभी GS पेपर 2 भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो GS पेपर 1 है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो 150 आएंगे, और जो आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 200, ठीक है। 200 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें पेपर नंबर 2 जो CSAT है, CSAT का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 100 आएंगे, और जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, ठीक। दोनों पेपर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहने का मतलब है, अगर आप CSAT में सीरियसली अगर आप 20 से 25 दिन पढ़ लेते हैं तो आपका CSAT निकल जाता है, लेकिन GS में आपको बहुत बहुत मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर चीज़ें पूछी जाती हैं। GS में बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस हो जाता है, जिसमें कि आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक। तो और मेजर डिफरेंस क्या है दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में। जो पेपर 1 है उसमें तो आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है, कि अगर आप 200 मार्क्स में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 125 यानी 125 130 के करीब रहना होगा, तभी आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, इतना याद रखिए। लेकिन जब पेपर 2 की बात करते हैं, CSAT की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 33% लाने होते हैं, यानी कि 200 में अगर आपके 70 मार्क्स से करीब हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है आपको, और अगर आप ज़्यादा स्कोर भी कर लेते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले GS1 के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो मेन पेपर होता है जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है होता है, तभी आप किसके लिए जाएंगे, मेंस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि वो 13 गुना और 15 गुना का मतलब ये होता है कि ये चलता है कि मान लिया कि अगर 1000 पोस्टें निकली हैं, ठीक है, अगर 1000 पोस्ट निकली है तो मेंस के लिए करीब अगर हम बात करें तो 13,000 लोग मेंस लिखने के लिए जाएंगे, ठीक है। समझ गए आप, अगर 1000 पोस्ट निकली है तो 13,000 लोग मेंस लिखने के लिए जाएंगे, ये 13 गुना हो गया। तो जितनी पोस्ट होती हैं उसका 13 गुना या फिर 14 गुना जो भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसी पे कट ऑफ बनती है, फिर ये मेंस के लिए बुलाते हैं, ठीक। उसके बाद में हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जैसे कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनको सुन लीजिए। हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होता है। उसके बाद में आपका ये करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है, ठीक, करंट अफेयर हो गया, और ये कुछ मेजर सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, इनसे जो है क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम बात करें तो जनरल साइंस हो गया, ठीक, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है
सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं या फिर हेडिंग बोल सकते हैं जो प्रीलिम सिलेबस होता है उसकी क्या है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको करंट अफेयर पे बहुत अच्छा फोकस करना है, जो नेशनल यानी कि आपकी कंट्री में भी जो चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं। जब आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो इंटरनेशनल लेवल की बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि वो नेशनल से ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया करंट अफेयर वाला पोर्शन। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जब बात करें तो इसमें आपको एंशियंट से लगाकर मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों कवर करनी होती है, ठीक है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर बात करें तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी नेशनल मूवमेंट्स थे गांधी जी के द्वारा चलाए गए या फिर लाला लाजपत राय के टाइम पे, यानी कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपको अच्छे से पढ़नी होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेजर फोकस जो अपना डालेंगे वो आप अपना मॉडर्न हिस्ट्री पे डालिएगा। बाकी एंशियंट और मेडाइवल पे मैं आपको कहूँगा कि आप इनिशियली जा कर के आप इतना समय मत वेस्ट करिएगा, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो आप जितना भी पढ़ेंगे वहाँ पर आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। फिर उसके बाद में बात करें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में आप देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से देखनी होंगी। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि इनिशियली जितने सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आप एनसीईआरटी को पहले पढ़ना शुरू करें अगर आप अपना बेसिक अच्छा करना चाहते हैं। उसके पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 2 मंथ पहले आपको यूट्यूब से जहाँ से भी जितने सोर्सेस मिल रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना है, क्योंकि आप चीज़ों को अगर ले करके बैठेंगे तो आप प्री एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे उस हिसाब से तो आप चीज़ों को भूलते जाएंगे। आपको एकदम तेज़ी से पढ़ते हुए चलना है और आपको जहाँ से भी चीज़ें मिल रही हैं और मेजर आपको करंट अफेयर पे फोकस करते चलना है। जब आप करंट अफेयर पे पढ़ते चलते हैं तो आपको 60 to 65 क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप इनिशियली हिस्ट्री को लेकर बैठ जाते हैं, आप 2-3 महीने हिस्ट्री पढ़ने में ही लगा देते हैं तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है और लास्ट में आप सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। अब अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो भारत है उसकी राज्य व्यवस्था कैसी है, एक तरीके से कैसे हमारा कंट्री चलता है और कैसे पार्लियामेंट चलता है, कैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं और कैसे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गया और चीफ मिनिस्टर हो गए और गवर्नर हो गए, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें अक्सर पूछी जाती रहती हैं। आर्टिकल्स वगैरह के बारे में पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या होता है। प्रीलिम्स में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कोई आर्टिकल उठा के दे देंगे कि पार्लियामेंट जो है उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, जैसे 79, और प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। जैसे मान लिया प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है, उनकी पावर्स के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसके लिए आप एक बुक है शुरू से उसको फॉलो करते चाहिए, एम लक्ष्मीकांत, और आपको पॉलिटी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, यही सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं। बाकी इन्वायरमेंट के लिए मैं आपको बुक्स वगैरह बताऊंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आपको हेक्टिक नहीं लगेगा, आप इजीली मतलब कर सकते हैं अगर आप सही से पढ़ते चलेंगे तो। बाकी इकोनॉमिक्स तो इतना आसान नहीं होता है समझना, क्योंकि एक तरीके से ये भी, इसमें भी बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना है, ध्यान रहे आपको इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, आपको केवल इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जनरल साइंस की अगर बात करें तो क्लास 10th लेवल तक का आप जो भी जनरल साइंस होता है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप लूसेंट की जो बुक होती है उसको ज़रूर ज़रूर से फिनिश करिए, उससे आपका जो जनरल साइंस का सिलेबस है वो लगभग फिनिश हो जाएगा। बाकी जनरल साइंस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अदर जो चीज़ें होती हैं करंट अफेयर में आ जाती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो वो अलग चीज़ है। तो ये था मतलब कि जो जीएस पेपर 1 है उसका सिलेबस था एक तरीके से। तो इसमें आपने देखा एक तरीके से जो करंट अफेयर हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के बाद में आपका पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया और जनरल साइंस हो गया। ध्यान रहे इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है इसमें
बाकी वो सारी चीज़ें आपकी मेंस में पूछी जाती हैं। और जनरल साइंस में देख लीजिएगा, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, इसको इग्नोर मत करिएगा। बाकी करंट अफेयर को बिल्कुल मत इग्नोर करिएगा। और ज्योग्राफी से भी मतलब डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री आपको कभी कभी फंसाता है, वो पढ़ने में इनिशियली अच्छा लगता है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा सा आप उसको समय कम ही दें अगर आप रिजल्ट चाहते हैं। नॉलेज के लिए तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से हिस्ट्री को पहले इनिशियली एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, आपके पास जब टाइम बचे तब आप हिस्ट्री पे जाइए। ये हो गया जीएस पेपर 1 का, यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1। अब हम बात करते हैं सीसैट या फिर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के बारे में। तो ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। अगर आप इसमें 33% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा ले आते हैं तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कितना भी ज़्यादा लाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें अगर हम बात करें, अगर आप 20 से 25 दिन तक अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। इसमें जो मेजर चीज़ें जो पूछी जाती हैं एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यही 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंसन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जैसे हो गया क्लास 10th लेवल तक की, और जनरल इंग्लिश जो हो गई अप टू 10th लेवल, और जनरल हिंदी अप टू 10th लेवल। मेजर आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ को अगर थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इस पेपर में। 200 मार्क्स का ये भी पेपर होता है, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात करें तो क्लास 10th की होती है, जिसमें उसमें टॉपिक होते हैं कॉम्प्रिहेंशन। आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा, और अब 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आपको नीचे आंसर करना होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पंक्चुएशन, और उसके बाद में आ जाता है वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी, एडियम्स, फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ईजी पेपर होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स ये काफ़ी इजी होता है। रेलवे और एसएससी के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा इस पर टाइम मत वेस्ट करिएगा, आप बहुत ज़्यादा कर भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हिंदी की अगर हम बात करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पढ़िएगा नहीं, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते और आप जीएस को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसको नहीं कर पाते, तो भी आप मेंस के लिए सेलेक्ट नहीं होंगे। हिंदी में जो है वो नॉर्मल चीज़ें हैं, हिंदी वर्णमाला और ये संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख तरीके से जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आप यूपी में जाएंगे, नॉर्थ और वेस्ट यूपी में लैंग्वेज जो है वो चेंज है। तो थोड़ी सी कौन कौन सी लैंग्वेज है उनका एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपको अपनी जो सर्विस देनी होगी वो यूपी में ही देनी होगी, ठीक है। तो ये था मतलब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। एक तो प्री जीएस पेपर 1 के बारे में और जीएस पेपर 2 के बारे में। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक्स के लिए वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए आप और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड। और एलिजिबिलिटी को लेकर के मैंने आपको बताया कि आप जा कर के वहाँ पर फिलअप करिए, फॉर्म को फिलअप करिए, तो आप देखिए अगर आपके पास आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पर मैच कर रही है, मिल रहा है अगर आपको ऑप्शन, तो आप फॉर्म भरिए। बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी देर अगर कोशिश करेंगे तो आपके सारे डाउट्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या जानना चाहते हो इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे कमेंट करके बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे कमेंट होंगे मैं वो वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो बुक्स के लिए है और मेंस का रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।